अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपकी होगी वन शॉट मैथ की रिवीजन। यानी कि हम आज की इस वीडियो के अंदर आपका जो मैथ का पेपर आ रहा है उसकी एक कंप्लीट वन शॉट पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, वीडियो लेंथी होने वाली है क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये पूरा बोर्ड का पेपर है जो कि मैं आपके साथ पूरा ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगा। इससे होगा क्या, इससे एक तो आप बोर्ड के पेपर को भी रिवाइज कर लोगे, दूसरा ये कि आपको चीज़ें पता चल जाएंगी और पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाएगा। सेकेंडली, आपको जो आपकी जितनी रिवीजन होगी, आप बोर्ड के पेपर की रिवीजन कर रहे हो और मुझे ये लगता है कि जो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होकर आने वाले हैं। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लेनी है, ठीक है। मैं भी फुल एक्टिव हूँ, फुल एनर्जी के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप करने लगे अपना ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब आपने साथ साथ गौर करते रहना है क्योंकि हम लोग साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करते जाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पर इसके आंसर जो है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि ये 2/2 का ये मैट्रिक्स आ गया है, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ये दो वैल्यूज जो हैं जिसको हम डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं ये सेम होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है कि माइनस आयोटा इंटू 3। इसका आंसर वो कह रहे हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है आयोटा वाला होता है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आयोटा जो है, ठीक है, ये आयोटा अंदर जाकर इससे सोल्व करेंगे हम, तो ये -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1 होती है, इसको हम पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3 1 3 -2 आयोटा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आयोटा वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास, -2। तो ये -2 हमारा आंसर होगा। इसके बाद है कि हमारे पास है log ऑफ द लोगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, ठीक है। कह रहे हैं कि log ऑफ यूनिटी, कोई भी बेस हो सकती है यहाँ पर, लेकिन जो यूनिटी का आंसर होता है वो हमेशा जो है वो जीरो होता है। यानी कि आप कैलकुलेटर पर सोल्व करते हो log 1, उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा होता है, इसका आंसर हमारे पास जो है वो जीरो आ रहा होता है। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करने लगे हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे पास है 4x + 3y - 2। 4x + 3y - 2 जो है वो कह रहे हैं इज एन एल्जेब्रिक, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दे दिया एक्सप्रेशन, सेंटेंस, इक्वेशन या इन इक्वेशन। तो मैं आपको बताता हूँ इन इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि या तो ये इक्वेशन है या तो ये एक्सप्रेशन है। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, अगर दरमियान में इक्वल का साइन आया है, ठीक है, इक्वल टू 2 है लेट से, तो वो हमारी इक्वेशन होती है। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो कोई भी इक्वल का साइन यहाँ पर हमें जो है वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5x - 3y हमारे पास है 5x² - 17xy - 12y²। कह रहे हैं कि बताओ इसका जो एक्सप्रेशन वो कौन से बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे दो नंबर्स हमें चाहिए होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर है। तो 5 6 12 क्या होता है, 60। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस माइनस करें तो -17 आए। तो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब इसके लिए मुझे अब 2 मिनट दो, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो अब कैलकुलेटर यहाँ पर हो जा भाई ओपन। तो यहाँ पर अब अपना कैलकुलेटर जो है हम ओपन करने वाले हैं। गिव मी अ सेकेंड। कैलकुलेटर, तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो 60 आए। तो हमारे पास कैसे दो नंबर हो सकते हैं। अब इसको करने का आपके लिए इजी तरीका ये है कि आप 60 है ना, ठीक है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो। इसको हम अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30। तो 30 और 2 को हम अगर माइनस प्लस करें तो हमारा इसमें से आंसर नहीं आता। तो नेक्स्ट अब हम लेकर चलते हैं अपने पास 60 को हम डिवाइड कर देते हैं लेट्स से 3 पे। 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 3, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 60 और डिवाइडेड बाय 3। अब ये 60 को 3 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20 और 3। 20 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 17 आ जाता है। तो हमें जो दो नंबर है वो मिल चुके हैं, तो मैं इन दोनों नंबरों को यहाँ पर लिख लेता हूँ। सवाल हम दोबारा लिख लेते हैं, 5x² - 17xy - 12y²। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया था, 60 आया था। तो इसका फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5x², एक बनेगा आपके पास 20xy और एक आपके पास बनेगा 3xy माइनस, यहाँ से इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं 5x² - 20xy प्लस
आपके पास बना था 3xy और माइनस 12y²। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, 5x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस 4y प्लस यहाँ से 3 कॉमन 3y कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास 3। इसके अंदर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास x आना था तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4y। तो आपके पास x माइनस 4y और आपके पास 5x प्लस 3y, ये आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ चुकी है। तो हमारे पास इसका आंसर चेक कर लेते हैं हमारे पास किधर है। तो देन जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचती है वो है x माइनस 4y और 5x प्लस 3y। ये हमारे पास जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई। इसके बाद कह रहे हैं कि आपने HCF फाइंड करना है। हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है हमने HCF? पहली वैल्यू है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है आपके पास ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते, तो आप इसका देखो कि HCF के अंदर कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, तो ये हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये। इसके बाद है अगर एक लिफ्ट, या उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, द कैपेसिटी C ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स, देन। अब कह रहे हैं कि एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1600। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो या तो इक्वल हो सकती है 1600 के, या तो उससे कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मैक्सिमम 16 तक जाएगा। इसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास ये है कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और x इक्वल्स टू 2, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और आपने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 2 4 प्लस 1 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ही आ गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला काफ़ी ईजी है। कह रहे हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है आपने। तो आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। वैल्यू पुट करते हैं -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 0/2 और 0/2। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 0,2। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। तो 0,0 हमारा इसका आंसर है। द सिंबल यूज फॉर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का सिंबल आपके पास ये होता है, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन आ गई। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम हमारे पास ये शेप होती है, इसकी जो दोनों साइड होती हैं ये कॉन्ग्रेंट होती हैं। क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब भी सेम होता है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ करनी है वो है कॉन्ग्रेंट। इसके बाद है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद हमारे पास है डैश हैज़ नो यूनिट, तो इसका आंसर है रेशो। रेशो का कोई भी यूनिट हमारे पास जो है वो नहीं होता। कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव सेम, कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेंट जो फिगर्स होती हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट फिगर से मुराद है आपके पास ये जो दोनों एक जैसी हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, डायगोनल भी नहीं हो सकता। इसकी करेक्ट ऑप्शन है मीडियन। इसके क्योंकि इनकी ये जो दोनों साइड्स होती हैं, ये जो सेंटर वाला एंगल होता है ये सेम होता है। उसके बाद है वन ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30। अब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी बेस पर जो एंगल है वो आपके पास, आप ये कह सकते हो बेस पर एंगल जो है वो 30 है। तो बताओ टोटल एंगल कितना होगा। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास टोटल बेस होती है, ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स आर हैव इक्वल एंगल, मतलब x प्लस एक्स कितने इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इसका मतलब है दो साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली दो साइड्स आपस में बराबर है, तो हम करेंगे 30 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। अब 30 प्लस 30 क्या होता है हमारे पास, 60 होता है। तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ कि हमारे पास था 30 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। यहाँ से 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके आएगा, 180 के। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 180 माइनस 60, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 120। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 120। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। बारी बारी सारे क्वेश्चन करेंगे। जो डेफिनेशंस होंगी वो हम नहीं करेंगे, वो आपको ईजिली बुक में मिल जाएगी। हाँ, हम उसकी एग्जाम्पल जो है वो एक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास
पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास, अब सिंगुलर मैट्रिक्स उन्होंने बोला है, तो ये हमारे पास लेट से एक मैट्रिक्स है, लेट से मेरे पास ए बी सी और डी, ये हमारे पास लेट से एक मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है कि हम ए को डी से यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में साइन क्या आएगा आपके पास माइनस का, और इसका आंसर क्या आना चाहिए 0, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ दे दी हैं उसने, 3 0 -1 और 2। इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि ए और बी की वैल्यू दे दी है, हमने क्या मालूम करना है? ए और बी का यानी कि प्रोडक्ट लेना है। तो हम इसको यहाँ पर अपने सोल्व कर लेते हैं। तो अब बारी बारी मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ एक बार। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है वो हम यहाँ पर सोल्व करने लगे हैं। आपके पास ए की जो वैल्यू है वो मैं दोबारा से यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2, एंड देन बी की आपके पास वैल्यू आ गई है 6,5। ठीक है, 6 और 5 आपके पास जो है वो बी की वैल्यू है। आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, ए और बी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ए और बी को सिंपल हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, पहली रो। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसको छोटा कर लेते हैं। आपके पास कैसे होगा? आप पहली रो को पहले मल्टीप्लाई करोगे पहले कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से पहले कॉलम के साथ। तो देन हम बढ़ते अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 3 × 6, दरमियान में प्लस का साइन, 0 × 5, देन -1 × 6 प्लस 2 × 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 6 18 प्लस 0, और ये बनेगा -6 प्लस 5 2 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है 18 और 4। तो ये आपका जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाई करना है आपने इस वैल्यू को। सिंप्लीफाई करेंगे अंडर, इसको लिख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है × 8 / -27। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब आपने क्या करना है? 8 का एलसीएम लेना है। तो 8 का एलसीएम क्या आएगा? 2 × 2 × 2, और 27 का एलसीएम क्या आएगा? 3 × 3 × 3। दरमियान में यहाँ पे माइनस का भी साइन आएगा। ये हमारे पास रेडिकल में, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब, और होल पावर में क्या आ जाएगा? क्यूब रूट है यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे कैंसिल, यहाँ पे 3 आना था, तो आपके पास आंसर आएगा 2/3। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपने a + b आयोटा की फॉर्म में, और आपके पास सवाल क्या है? -2/1 + आयोटा। यहाँ पर लिख लेते हैं -2/1 + आयोटा। अब कभी भी हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ रहा है तो आपने उसको हमेशा रैशनलाइज करना है। ठीक है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी? हमेशा रैशनलाइजेशन के ज़रिए आप उसको सोल्व कर रहे होगे। बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सोल्यूशन की हेडिंग देकर आपने, बाय द वे, यहाँ पर भी सोल्यूशन की जो हेडिंग है वो लिखनी है। हर सवाल में सोल्यूशन की हेडिंग आप दे रहे होगे। तो अब आपके पास सवाल है, आपके पास -2/1 + आयोटा। ठीक है, आप यहाँ पर हिंट दे दोगे कि बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपने सवाल, अब मैं इस तरह आपको अटैम्प्ट करवा रहा हूँ कि आप लोग इसको पेपर में एज इट इज़ अटैम्प्ट करके आओगे। तो आपके पास था -2/, तो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। -2/1 + आयोटा, रैशनलाइजेशन में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर क्या साइन आएगा? माइनस का, और नीचे जो है वो सेम साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस है यहाँ माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - आयोटा से, ओवर नीचे a + b, और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a² - b²। ऊपर 2 का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा²। अब आयोटा² की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, आयोटा² आ जाएगा, तो 1 - -1 = 2 × 1, सॉरी यहाँ पे आना था 1 - आयोटा ओवर 1 - यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएगी, तो ये 2 बन जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 - आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, log base 3 x = 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है log
x और बेस 3 है इक्वल्स टू किसके है, इक्वल्स टू है हमारे पास यहाँ पर 4 के। बहुत इजी है सवाल ये वाला, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और एक बार सवाल हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, log 3x इक्वल्स टू 4। अब आपको पता है जब ये बेस इधर जाती है तो ये जो चीज़ है इसकी पावर बन जाती है और log खत्म हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आपका इस साइड पे जाएगा और ये जो पावर है ये 3 के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 4। हम कैलकुलेटर पर फाइंड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर भी साथ ओपन कर लेते हैं। 3 की पावर 4 आपको चाहिए तो 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आंसर आता है 81, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 81। तो ये आपका जो है आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है log x इक्वल्स टू 0.1821, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास log x इक्वल्स टू 0.1821, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, log x इक्वल्स टू 0.1821। यहाँ से हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग एंटी लॉग, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ किसका लेना है, 0.1821 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आप कैलकुलेटर पर निकाल लेना इसकी वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ जो कि रिड्यूस करना है इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 8a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर आपके पास है x स्क्वेयर माइनस 1। सोल्व करते हैं, इसको हमने रिड्यूस करना है सबसे लोएस्ट फॉर्म के अंदर। सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेते हैं, x प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आ गया 4a ओवर एक्स प्लस 1 होल डिवाइड में क्या आएगा, फॉर्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्लस वाले से कैंसिल, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ गया 4a ओवर x माइनस 1। तो ये आपका जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये जो आपके पास स्लाइड्स है ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे अगर आपने दोबारा से इसको पढ़ना हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 4/5। क्वेश्चन लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो है वो है 4/5 और उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 125। अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और 4/5 इक्वल्स टू, इसको हम रेडिकल में चेंज कर, अभी रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल में लेकर चलते हैं। तो 4/5 जो 125 होता है ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। इसका एलसीएम जब लेते हैं तो क्यूब रूट को किस में चेंज करेंगे, 1/3। तो ये 4/5 बनेगा और यहाँ पे 5 का क्यूब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर कैंसिल होके, तो 4/5 इंटू 5 कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो करेक्ट, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 4। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज करना है आपने x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 9 हम सारे पार्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन आ गया 11x माइनस 42। अगेन यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो आपके पास सवाल दोबारा लिखेंगे x माइनस 11x माइनस 42। अगेन कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या करना है, अब यहाँ पर इधर इसकी जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 42 से। तो आंसर हमारे पास 42 ही आएगा। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 42 आए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वेयर। अब 42 का हम देख लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो इजी तरीका मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या होगा, 42 का आप डिवाइड कर दोगे, 2 पे डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो 21 में से अगर हम 22 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर हमें क्या चाहिए था, 11 चाहिए था, तो वो नहीं आता। तो अगला नंबर देखेंगे, 42 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पर नहीं आएगा, 4 पर भी नहीं आएगा, 6 पर करते हैं तो 7 आ गया। अब 7 + 6 कितना होता है, 7 + 6 हमारे पास जो है वो ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 42 को हम एक बार 4 पे भी चेक कर लेते हैं, पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो 42 को अगर हम 3 पे देख लें तो 14 और 3 हमारे पास जो है 2 नंबर आ चुके हैं। तो x स्क्वेयर हमारे पास अब आया 14 और 3। अब आपको बताता हूँ कि आपने ये साइन किस तरीके से ठीक डालना है, ठीक है। ये बड़ी हिंट है, आपने ये देखना है जो यहाँ पर सेंटर वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा, इसको अगर मैं रेड से शो करूँ तो यहाँ पे सेंटर में जो यहाँ पर साइन होता है ना, वो साइन अगर माइनस का है तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स में जो 2 बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमेशा वो वाला साइन आ जाएगा। अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। अब आपने ये देखना है माइनस है, तो ये माइनस है, माइनस के साथ कौन सा साइन आएगा कि उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस है, यानी कि अगर मैं माइनस के साथ माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, वो तो प्लस
आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के साथ मैं प्लस को लिखूंगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन हमारे पास प्लस का। तो इजी है हमारे पास फैक्टर जो है वो बन गए हैं। एक्स अंदर से कॉमन आएगा, एक्स माइनस 14 प्लस 3 कॉमन, अंदर क्या बनेगा आपके पास एक्स माइनस 14, तो एक्स माइनस 14 इंटू आपके पास एक्स प्लस 3, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारे पास सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद है समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों ने अब इसको देखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम करेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये सारी स्लाइड्स आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मिल जाएंगी आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्राइव पे मैं इसका जो लिंक है वो दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको देख सकते हो। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये सवाल आपको लाजमी से पूछा भी जाएगा। आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है 39 एक्स पावर 7 वाई पावर 3 है और जेड सिंपल है, और सेकेंड किसका है आपके पास, यहाँ पर लिख देते हैं 91 एक्स पावर 5 वाई पावर 6 और z पावर 7, ठीक है। अब इसको सोल्व आपने कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी इनके जो फैक्टर्स हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स आप लोगों ने इनके जो है वो लिखने हैं। अब 39 का हम ज़रा एलसीएम ले लेते हैं, तो 39 को हम 3 पे करेंगे तो 3 1 3 3 3 और यहाँ पे 13 1 13। इसके बाद 91 का करेंगे तो 91 3 के टेबल में जो है वो नहीं आता, तो ये किस पे आता है, टाइम वेस्ट करने के बजाय हम कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं। तो 91 डिवाइडेड बाई 13 करके देखते हैं तो 7 आता है, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास 7 13 और 13 1 तो इसके हमारे पास फैक्टर बन गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर x जो है वो 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये x 7 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2, क्योंकि बेस सेम है, ऐड होके 7 ही बनेगा। ये क्यों किया, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर जो x है वो 7 है, ठीक है, और यहाँ पर x पावर क्या है 5, तो इनमें कॉमन नंबर जो है वो 5 आ रहा है। सेम हम इसके लिए y के लिए भी करेंगे, y को अब सिंपल y पावर 3 और z ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हम अब 91 के लिए करते हैं, 91 x पावर 5 है, y पावर 6 है और z पावर 7 है, तो 91 के लिए हमारे पास आया था 7 मल्टीप्लाई बाई 13 और मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई y की पावर, अब देखो y की पावर 6 है तो कॉमन नंबर इन दोनों में 3 है, तो हम इसको y मल्टी 3 और y की पावर 3 कर देते हैं, बेस सेम होगी तो ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई z की पावर 6, ठीक है। अगेन 7 था तो 1 और 6 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम देखेंगे इसमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर 13 है, इसके बाद x की पावर 5 है, इसके बाद हमारे पास y की पावर 3 है और एक हमारे पास z की पावर 1, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 13 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 एक एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई z। अब हम एलसीएम एक बार लिख लेते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स कौन सा, जो फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हुए, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो एक आपके पास ये है कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है, ये है और ये है, तो इनको भी लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई आपके पास y पावर 3 मल्टीप्लाई बाई z पावर 6। अब हम एलसीएम हमारा जो है यहाँ पर एलसीएम हमारे पास सब क्या आएगा, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 13 आपके पास था 13 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 13 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपको इसका आंसर आ गया आपके पास 273, और x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 5 और x ये बनेगा x पावर 7, y 3 + 3 क्या बनेगा 6, z क्या बनेगा 7, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो पॉइंट है ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है सवाल करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपने डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी एंड राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में जो है वो मिल जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी का आपकी ग्लोसरी में, आप वहाँ से इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर जो है आपके पास 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास है -1/3x + 5 और इसके बाद है < 1। तो सोल्व करेंगे इसको। इसमें आपने सिंपल, आप थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को भूल जाओ और आप देखो समझो इक्वल है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/3 इधर ही रहेगा,
ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा -1/3x, और यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा -4। अब आपने ये देखो ये माइनस जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 4 क्या आता है 12, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है 4 और -5 को ग्राफ पेपर के ऊपर। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, तो यार आपको ग्राफ पेपर मुझे नहीं लगता आपको पेपर में मिलेगा, आपने क्या करना है खुद से अपने उसी आंसर शीट के ऊपर जो है वो बना लेना है। तो 4, -5 बहुत ईजी है, ये आपके पास x की वैल्यू होती है, ये आपके पास y की वैल्यू होती है। तो हम ग्राफ को ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम खुद ही ड्रॉ करेंगे, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, हमारे पास इसको रेड में देखते हैं। तो ये हमारे पास लेट से ये ग्राफ आ गया, ये हमारे पास होता है y, ये होता है हमारे पास -y, ये हमारे पास होता है -x, ये हमारे पास होता है। अब देखो x की वैल्यू 4 है, तो 4 आपके पास यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये वाला पॉइंट बनेगा, और 5 के लिए देखें तो नेगेटिव में जाना है, तो -1 -2 -3 -4 एक यहाँ पे -5, ठीक है। मैं अभी आपने कैलकुलेट सही तरह करना है, स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं तो अभी आप समझ लो कि आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है। आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, तो ये आपने इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये लाइन हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपको जो है आपकी बुक में मिल जाएगा। बेसिकली जो हमने ये वाला बनाया है ये सारा, ये असल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन ही है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि ऐसा प्लेन जिसके अंदर आपके पास x और y एक्सिस होते हैं, उसके ऊपर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस। ये आपको लाजमी से क्वेश्चन आने वाला है। तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है a और b का। तो आपके पास ये है, दरमियान में हम लाइन लगा लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर सॉल्व करने लगे हैं। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है किसका, a, 3, -11, और b की वैल्यू है आपके पास 3, -4। तो सॉल्यूशन की हेडिंग, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपने बताते जाना है, इसको वैल्यू पुट करवाते जाओ आप साथ साथ, ठीक है। हम a और b का डिस्टेंस मालूम करने लगे, तो अब वैल्यूज पुट कराओ जल्दी से, ठीक है। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। तो 3 - 3 का स्क्वायर प्लस -4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपके पास 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर, तो माइनस और 7 दरमियान में प्लस आएगा, तो ये आपके पास बनेगा 49 किसका होता है, 7 का होता है। तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया, आपके पास 7 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इसके बाद है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जी, ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी जो तमाम साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स जो हैं वो बराबर हों, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल जो है वो ट्राइंगल यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। आपने इसकी एग्जांपल के अंदर ऐसा ट्राइंगल बनाकर इसको नाम दे देने हैं, ठीक है, ए, बी और सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ पर समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो है साइड पोस्टुलेट। तो साइड पोस्टुलेट जो है काफ़ी इजी है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अगेन हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, ऐसे 2 ट्राइंगल्स बना देनी है, ठीक है। ये आपने लेट से 2 ट्राइंगल्स बना दी, साथ साथ हम इसको कर देंगे, इनके नाम रख देने हैं आपने, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम दे देते हैं DE और F। अब आपने क्या करना है, निशानी लगा देनी है यहाँ पर, क्या, ठीक है। हम क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो आपने इसको इसके साथ कर देना है, इसके लिए डबल लाइन लगा देनी है और इसके लिए क्या कर देना है, ट्रिपल लाइन लगा देनी है, ठीक है। नीचे लिख देना है कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABDE के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DF के। इसके बाद जो BC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, आपके पास EF के। और आप लास्ट में क्या कह दोगे, हिंट दे दोगे कि ट्राइंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। और यही आपके पास होता है साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड पोस्टुलेट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। सेम अगर एंगल के लिए करना हो, साइड एंगल साइड के लिए क्या होगा, 2 साइड्स और एक एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा। एंगल के लिए क्या होगा, तीनों एंगल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो आपने बस उसके लिए चेंजिंग जो है वो करते रहना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम जो है काफ़ी ईजी है। ऐसा हमारे पास
नंबरिंग यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्राइंगल बता दें पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसको भी हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी का, ठीक है। इसके अंदर आप लिखोगे कि जो ए सी है वो बराबर होता है डी बी के, या हम कहते हैं पैरेलल होता है, ठीक है। बराबर की जगह हम यहाँ पर पैरेलल का अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ए बी पैरेलल है आपके पास सी डी के, और आपके पास ए सी लाइन सेगमेंट आप यहाँ पे सिंबल लगा देना, पैरेलल है आपके पास डी बी डी के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, एक ये आपके पास है पैरेललोग्राम। इसका सिंबल जो है वो ये होता है, ठीक है। ये आपके पास पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, अल्लाह के हुक्म से ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कोई चीज़ पॉइंट समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफाइन द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। बाइसेक्टर हमने बताना है लाइन सेगमेंट का, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। बल्कि हमें इसको पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट पे हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करते हो, उसको 90 डिग्री पर जो है वो यहाँ पर कट कर देते हो। ये आपका क्या बन जाता है, ये आपके पास है बाइसेक्टर। तो अब आपके पास इस पॉइंट को हम सी नाम दे देते हैं। तो आपके पास ये दो अलग अलग लाइंस बन गई हैं, ठीक है। एक ए सी और एक बी सी, ठीक है। तो हमारा ये बाइसेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपने क्या करना है, 3 4 7 आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कह रहे हैं कि 3 4 और 7 जो हैं ये लेंथ नहीं है ट्राइंगल की, आपने इसकी वजाहत करनी है, ठीक है। तो ये भी आपके पास आपको समझना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल है, खुद से वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक आपके पास वैल्यू थी 3, एक आपके पास वैल्यू थी 4 और एक वैल्यू थी 7, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। एक ये रीज़न होती है, दूसरी रीज़न ये होती है कि आप किसी दो साइड्स को सम करते हो, थर्ड के इक्वल है। तो हम 3 और 4 को तो अगर प्लस करते हैं तो वो 7 आता है, लेकिन अगर मैं 7 और 4 को प्लस करूं तो वो 3 जो है वो नहीं आता। इसलिए आप लिख दोगे कि इट इज़ नॉट आ साइड या लेंथ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, रेशो बतानी है आपने, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास रेशो, ठीक है। रेशो की आपने डेफिनेशन बतानी है। तो रेशो क्या होती है, रेशो इज़ द, आप कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, 2 क्वांटिटीज़, ठीक है। रिलेशन होता है 2 क्वांटिटीज़ का, ए और बी, उसको डिवाइड के जरिए शो करते हैं और लास्ट पे लिख देना है इट हैज़, इसका क्या होता है आप मुझे बताओ, इट हैज़ नो यूनिट्स, ठीक है। इसके कोई भी यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं होते, ये आपने उसके अंदर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करते हैं, फाइंड डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है आपको, ठीक है। डेफिनेशन आप देख रहे हो, अगर आप डेफिनेशन नहीं करोगे तो आपके नंबर जो है वो नहीं आने। और लास्ट पार्ट में अब ये मैं आपको गिनवाता हूँ कितनी ज़्यादा डेफिनेशन हैं, ठीक है। तो अब ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, रेशो की डेफिनेशन है, बाइसेक्टर की डेफिनेशन है, ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन है, उसके बाद इन सेंटर की डेफिनेशन है। तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आपके पास आ रहे हैं, तो डेफिनेशन आपने करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ईजी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आपने ये पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, इसके साथ एक आपने राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ लाजमी कर देनी है, ठीक है। एक आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, और उसको नाम भी जो है वो अपनी मर्ज़ी के नाम दे देने हैं, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, बी और सी का। क्लियर, ये हमारे पास जो है वो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसके बाद हम करते हैं अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये वैल्यू आपने पाइथागोरस थ्योरम को ही लेकर चलनी है, तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहीं पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3, और ये आपके पास वैल्यू x। अभी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपके पास बेस। तो सिंपल हम इस वैल्यू के अंदर इसको पुट कर देंगे। अब हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जो कि होता है 25 x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, x की वैल्यू निकालनी, अंडर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये आपके पास क्या होगा, हमारे पास इसका आंसर आ चुका क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद है डिफाइन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड आपने बता देना है। ऑल्टीट्यूड आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो ट्राइंगल में ये जो
हिस्सा है, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आपके पास ऑल्टीट्यूड भी होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको बुक में मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, गिवन फिगर, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेन का कलर ज़रा चेंज कर लें, पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्वायर है और इसके अंदर आपको जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वैल्यू आपके पास जो है वो है 4, ठीक है। एक वैल्यू दी है, इसका मतलब है स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई एल, 4 और एल की वैल्यू आपको ये दी हुई है, 4 एल की वैल्यू 4 है, क्या आ गया 16। यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और आपने स्क्वायर लगा देना। यूनिट आपने लाजमी लिखना है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आंसर जो है इसका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का क्या बताना है, इन सेंटर बताना है, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है जो कि यहाँ से और यहाँ से आ रहा होता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, इन सेंटर, जिसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। आप इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इन सेंटर आ गया। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है इसका सेकंड लास्ट, लास्ट ही है आपका। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, एक्स वाई जेड एक्स और जेड की वैल्यू आपको दी हुई है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपके पास जो 9 वाला क्वेश्चन है, आपके पास 9 वाला क्वेश्चन आपके पास है, ये आपको एक्स वाई की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू आपको दी है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको जेड एक्स की वैल्यू दी है आपके पास उन्होंने 4.5 सेंटीमीटर, और आपके पास एंगल दिया हुआ है, एंगल जेड का कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसको सोल्व करते हैं। इसका मतलब है आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इस लाइन को मैं एक्स और वाई कह देता हूँ। ये हमारे पास होगी 5.5 सेंटीमीटर की, आप स्केल से इसको मेजर कर सकते हो। उसके बाद जेड एक्स के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो ये आपके पास जेड यहाँ पे बनेगा, ये आपके पास है 4.5, ठीक है। और जेड से जो लाइन है, एंगल है, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप इसको समझ लेना, ठीक है। इसको मैं ज़रा रेस कर दूँ। यहाँ पर हमारे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अब क्योंकि z हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। ये आपको मैंने गलती भी एक बता दी है, तो ये हमारे पास जो है वो गलत है हमारे पास, ठीक है। ये गलत हमारे पास बना है। हम नेक्स्ट बनाते हैं ज़रा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हम एक्स वाई की जगह, ठीक है, अब ठीक हो गया। यहाँ पर आप एक लाइन लोगे, ठीक है। अब जेड एक्स करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो जेड है, एंगल हमारा जेड है ना, तो हमें जेड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास होगी 4.5, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं जो पहली वाली होती है हमारे पास, ये जो पहला वाला, वो समझते हैं कि वो हमेशा पहली लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा है। एंगल यहाँ पे बन रहा है, अब 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री आपका यहाँ पे स्ट्रेट आएगा, और एक्स और वाई, ठीक है। ये वाली लाइन आप कितनी लगा दोगे, ये आपकी लगेगी 5.5, इसको आप क्या नाम दे दोगे, वाई का, और ये आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो ये आपके पास जो है वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ पर आ रहा है सेक्शन नंबर 2, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको जितना हमने पढ़ाया वो सारा समझ आ गया होगा, रिवीजन आपकी जो है वो अच्छी तरह होगी। ये क्वेश्चन, ये मेरी बात में याद रखनी, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको पेपर में लाजमी पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम अब ए पार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बड़े गौर से देखना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है और आपने ये सवाल सॉल्व करना है। तो ये है आपके पास, अब मैं ना एक सेंटर में पहले लाइन लगा लेता हूँ, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लंबा जाना है। मैं चाह रहा हूँ एक ही लाइन पर आपके पास जो है, एक ही पेज पर हम इसको जो है वो सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन लग गई। अच्छा जी, सवाल है आपके पास 4x + 2y = 8। नेक्स्ट आपके पास है 3x - y = -1। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसके क्या करेंगे, पहले हम इसके मैट्रिसेस बनाएंगे। तो वो बनेंगे आपके पास 4 3 2 -1। फिर आपके पास बनेंगे x, y
और फिर आपके पास बनेंगे 8 और -1। याद रखना है करामर रूल और इन्वर्जन इन दोनों में से एक सवाल लाजमी आना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे, ये आपके पास A, B और X है, ठीक है। यहाँ से हम अपना फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, तो वो बनेगा आपके पास x = A इन्वर्स B। ये A इस तरफ आके इन्वर्स बनेगा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो फाइनली अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सॉरी इन्वर्स हम अननोन है ना, ये हम फाइंड करेंगे। तो A इन्वर्स किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट, और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। एडजॉइंट ओवर A का डिटर्मिनेंट होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A एडजॉइंट साइड पर और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्यों ये वाला, क्योंकि बच्चे ये वाला करते हैं इससे कन्फ्यूजन हो जाती है, हम ये वाला सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड होगा हमारे पास, ईजी है, ठीक है। एडजॉइंट में क्या होता है, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी जगह चेंज हो जाती है, तो ये -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और नॉन डायगोनल के क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, ये -2 हो जाएगा, इसकी जगह चेंज नहीं होगी बल्कि साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले आपने क्या करना है, इसका ये बार्स लाजमी लगा लेनी है, ठीक है। 4, 3, 2 और -1। अब क्या करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन सेंटर में साइन जो है वो माइनस का आएगा, 3 × 2, यह बनेगा -4 -3, ये आंसर आएगा 3 2 बनेगा 6, तो आंसर आएगा -10। अब हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। A इन्वर्स क्या था आपके पास, 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो A 1/A का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -10, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है एडजॉइंट का, वो नीचे लिखा हुआ है, -1 -3 -2, 4। अब हम इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, A इन्वर्स B, यहाँ से x की वैल्यू A इन्वर्स की जगह 1/-10, -1 -3 -2, और यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या था, 4। B की वैल्यू आपके पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास ये होती है, वो है आपके पास 8 -1। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1/10। अब जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, पहली रो जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा -1 × 8 प्लस सेंटर में प्लस का साइन, -2 × -1, फिर -3 × 8 प्लस 4 × -1, तो -1/10, और ये आपके पास आंसर आएगा -8 माइनस प्लस, -8 प्लस 2, और -3 8 24, -4 1 4, ये आंसर आएगा -1/10 × मुझे लग रहा है अगला पेज निकालना ही पड़ेगा, ये आएगा आपके पास -6, और ये आपके पास आएगा -28। तो अगला पेज अब निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा अब -10 इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है, और -28/-10 इससे भी होगा, ठीक है। आपने एक बार इसका क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। उम्मीद तो है हम सही कर रहे हैं। तो इसकी कटिंग वगैरह कर देंगे, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा -3/5, और एक आंसर आ जाएगा आपके पास 5 के टेबल में करेंगे तो 5 और -14/5, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आंसर मेन था कि हमने तरीका देखा है कि आपने किस तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करना है और कैसे आपने इसको सोल्व करना है। तो अब बढ़ते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट आपका जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 में से 2.4 के अंदर से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर जितने लॉन्ग क्वेश्चन है ना 2.4 के अंदर, ये सारे आप करके जाना, इसमें से ये सवाल लाजमी आ जाएगा। तो 81 × 3⁵, देन -3⁴n-1 × 243, और डिवाइडेड बाय आपके पास है 9⁻²n × 3⁻3। तो सोल्व करते हैं। अब सोल्व करके हम क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने किया हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। 3⁴ होता है 81 की n, मल्टीप्लाई बाय 3⁵ माइनस, अब 3⁴n-1 ऐसे लिख रहने दो, और 243 होता है 3⁵। एक बार आप चेक कर लेना। अब 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर, उसकी होल पावर क्या है 2n, मल्टीप्लाई बाय 3⁵। अब 3⁴n मल्टीप्लाई बाय 3⁵ ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ये जो 3⁴n है हम इसको लिख सकते हैं 3⁴n डॉट 3⁻⁻1। क्यों बोला, यहाँ पर इसको हम साइड पे सॉल्व चेक कर लेते हैं। देखो 3⁴n और 3⁻, अगर -1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होकर क्या बनेगी 3⁻⁻4, तो हमने इसको वापस इस फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 क्या आ रही है 5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3⁻, 2 2 4n मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। अब ये दोनों वैल्यूज़ में से मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक वैल्यू है पूरी और ये एक वैल्यू है पूरी, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन अब लिख लेते हैं,
तो कॉमन आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 की पावर 4n। अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 की पावर 5 बचा माइनस, अब बेस सेम है 3 ऐड होगी तो -1 + 5 क्या होता है 4 होता है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या है 3। अब देखो नीचे 3 की पावर 3 है, ऊपर हम 3 की पावर 3 कॉमन निकालेंगे क्योंकि नीचे से हमें कटिंग करनी है। तो 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 3 बाहर आ गया तो 2 बच गया, माइनस 3 की पावर 1 बच गया, नीचे क्या था 3 की पावर 3, ये भी कैंसिल होगा। तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर -3 = 9 -3 = 6। तो ये आपका जो है इसका आंसर वो आ चुका है। ये एक सवाल है जो कि मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीका जो है वो यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो तरीका है ये समझ आ गया होगा। इसको हम अब रेस करके बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम यहीं पर ही लिखेंगे। फाइनली अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ने लगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का अब हम पहले ए पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपने इसमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखना है आपको लॉग टेबल जो है वो वहाँ पर नहीं मिलता, तो आपको कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। 8, 1, 7 और 6 मल्टीप्लाई बाय 13.64। और जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ना तो आपकी वैल्यू चेंज आती है जब हम लॉग टेबल से करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेप्स काउंट किए जाते हैं। लेट कर लेना है x = 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे टेकिंग लॉग, ठीक है। यहाँ पर आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे बनेगा log x = log ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log 0.8176 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा log 13.64। साइड पर आप क्या करोगे, हिंट के तौर पे यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे साइड पे हिंट दे देनी है, ठीक है। हमने log की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर हो log m क्रॉस n अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये आपने प्रॉपर्टी जो है साइड पर हिंट के तौर पे जो है वो दे देनी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं चेक करता हूँ मेरे कैलकुलेटर में इसकी log की वैल्यू है जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम नहीं इस टाइम कर सकते क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वैल्यू जो है वो नहीं है। एक बार मुझे चेक कर लेने दो। साइंटिफिक में आ गई लॉग की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, लॉग लेने लगे हैं किसका 0 पॉइंट, बल्कि इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर पे खुद कर लेना। आपने इनमें लॉग की जो वैल्यूज़ है ना ये पुट करनी है, उनका आंसर आएगा, ठीक है। और वो किसकी वैल्यू होगी, log x की वैल्यू होगी, ठीक है। वो यहाँ पर कोई आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या ले लेना, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, टेकिंग एंटी लॉग। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग लाएगा, किसका आंसर आएगा जो आपने यहाँ पर लिखा होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और x की वैल्यू जो होगी फिर आपके पास एक आंसर की फॉर्म में आ जाएगी। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता। फाइनली अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि आप वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आपको दे दी हैं, x² प्लस y², अभी चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है, प्लस z² इक्वल्स टू किसके है 78 के। देन हमारे पास xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू दी हुई है उसने 59। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपने x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। यहाँ पे हम पहले अपना जो है वो फार्मूला वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू xy प्लस yz प्लस zx। यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 78
प्लस 2 इंटू इधर वैल्यू पुट करेंगे 59, ठीक है। और उसके बाद हमने अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है। कर लेते हैं, 59 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं इसको 59 मल्टीप्लाई बाई 2, उसमें क्या कर देना था हमने, प्लस कर देना है 78 प्लस 78, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास 196। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन ये वाला भी समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ हमारे पास क्वेश्चन। अब हम करने लगे, आप देखो यहाँ से हमें एक चीज़ मिली है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप कर लेते हो चैप्टर नंबर 1, 2 तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर अगर आप 3 और 4 कर लेते हो आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप पहले 4 चैप्टर जो है वो अच्छी तरह कर लेते हो तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक जो है वो हमारे पास थ्योरम आएगा तो हम वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा आपको मिल गया है तरीका पेपर में पास होने का, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास होने का। बाकी तैयारी आपने कंप्लीट रखनी है अपनी। अब करने लगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम क्वेश्चन 7 अटैम्प्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट आपके पास है, आपने सोल्व करना है x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मोड या मॉडुलस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम मोड को ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 किस्म की वैल्यूज़ आएंगी। एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगी। तो ये आपने मोड ख़त्म करके ये लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, बारी बारी एक बार प्लस में सोल्व कर देना है। एक बार प्लस में सोल्व हो गया और एक बार जो है वो यहाँ पर हमारे पास माइनस में। ये वैल्यूज जाके मल्टीप्लाई होंगी तो x प्लस 5 इक्वल टू बनेगा 6 इंटू 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस इंटू 2 माइनस एक्स। सोल्व कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 टू द 12 माइनस 6x। यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 6x। यहाँ से 6x तरह के प्लस होगा तो x प्लस 6x इक्वल्स टू 12 माइनस 5, ये 7x इक्वल्स टू 7 से कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे क्या होगा, ये 6 इधर आके, ये वाला 6 इधर आके माइनस कर दो, 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 12 इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स। यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ गई 17, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 17/5। इसका हम लास्ट पे क्या करेंगे, एक सोल्यूशन सेट बना के लिख देंगे, ठीक है। सोल्यूशन सेट आपने लाजमी बना देना है। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो वैसे तो आ चुकी हैं, लेकिन सोल्यूशन सेट आप इस तरह बना देना, एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 17/5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। ईजी सवाल है, ठीक है, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल, ठीक है, हमने मतलब ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। ये वाला सवाल वैसे बच्चे ज़्यादातर चॉइस पे छोड़ देते, लेकिन हम क्योंकि सारा कर रहे हैं तो हम इसको भी अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आपके पास मेजरमेंट एंगल ए बी जो है वो दी हुई है आपके पास 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास मेजरमेंट एंगल ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 45। इसके बाद हमारे पास एंगल बी की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, ठीक है। तो सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर और इसका नाम दे दोगे। ये आपके पास ए हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा बी, और ये कितना हो गया 5.3 सेंटीमीटर। अब ज़रा मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ कर लूँ, पता नहीं है लेकिन शायद मिल जाए, ठीक है। उस टूल का नाम था आपके पास मैथ में आएगा हमारे पास डी चाहिए। ओके जी, आ गया, डी हमें मिल चुका है, वेरी गुड, ठीक है। डी से अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए हमारा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप 45 करोगे, ये 40 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बनेगा 45, ये अब आपके पास 45 आ गया। यहाँ से आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना एंगल चाहिए, आपको 30 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो 30 आपके पास जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, साइड पे हो जाए, ख़त्म कैसे होगा। तो ये हमारे पास 2 एंगल बने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ए आपके पास कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, और बी आपके पास कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अब हम के ज़रा एंगल लिख लें। तो ये वाला आपके पास जो एंगल था ये आपके पास था 45 डिग्री, और ये आपके पास एंगल था
30 डिग्री, इसको नाम दे दोगे आप यहाँ पे सी, तो ये आपकी जो ट्राइंगल है वो बन चुकी है। नेक्स्ट काम, यहाँ पर कुछ टीचर्स कहते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपने पहला स्टेप क्या लिखा, आपने ड्रॉ किया लाइन ए बी, फिर आपने क्या किया, आपने कंपस पकड़ी, ठीक है, कंपस से आपने क्या किया, आपने एक ए पर कितना एंगल ड्रॉ किया, आपने 45 डिग्री ड्रॉ किया। सेकंड में आपने क्या किया, बी पर आपने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, आपने ज्वाइन कर दिया ए एंड बी को सी पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 उसके दो पार्ट हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपने हमेशा कोशिश करनी है जो चैप्टर नंबर ये वाला है ना, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इसके थ्योरम आपने करने हैं, ठीक है। ये आपके पास ईजी होते हैं। अब ये प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बैक सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कि आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है जी, हम समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट के अंदर ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। हम इसका ए पार्ट करने लगे हैं। अब इसका थ्योरम की हम डायग्राम ज़रा समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। कह रहे हैं कि एक आपके पास लाइन है, ठीक है, और ये आपके पास एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। कह रहे हैं कि उस लाइन सेगमेंट का ये जो बाइसेक्टर है, ये वाला ये बाइसेक्टर होता है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम पी नाम दे देते हैं। वो जो पॉइंट है वो दोनों साइड से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। तो आप ये नोट करोगे, ये आपके पास किसकी डायग्राम बन गई है, ये आपके पास थ्योरम नंबर 1, ठीक है। थ्योरम नंबर जो है आपके पास 1 इसकी डायग्राम बन गई है, ठीक है। तो आप अब आगे जो है इसको थ्योरम को आपने याद किया होगा, आपने लिख देना है। हेडिंग्स आपको बता देता हूँ, हेडिंग्स आपके पास कौन सी बनेगी। तो आपने सबसे पहले तो ये डायग्राम बना देनी है, फिर आपके पास हेडिंग बनेगी गिवन की, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेडिंग बनेगी टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूव। उसके बाद आपके पास हेडिंग बनेगी कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के बाद आपके पास नेक्स्ट में कौन सी हेडिंग बनेगी, वो बनेगी प्रूफ के अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, और देन आपके पास सेंटर में लाइन आएगी और फिर आपके पास क्या आएगी, रीज़न। तो फाइनली ठीक है, अब हमारा जो है पूरा पेपर हमने यहाँ पर जो है वो कर लिया है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं, ये सारी स्लाइड्स जो हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पहली बार ट्राई किया है कि आपको इस तरह पढ़ाया जाए, ठीक है। इंटरेक्टिव वे के अंदर सारा आपको पेपर जो है वो मैंने यहाँ पर सोल्व करवाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपने पूरा पेपर जो है अपने साथ साथ देखा होगा और अब आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इन जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये वो पेपर है जो कि एक तो बोर्ड में आया है, दूसरा ये कि इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी आर टेक केयर। मैथ में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेकर आने हैं। मेरे 75 आउट ऑफ 75 आए थे, तो आपके भी 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी आर टेक केयर। स्लाइड्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।